नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अखिलेश और आपका स्वागत है ARCGS सेंटर के इस वीडियो आर्टिकल प्रोग्राम में। आज का हमारा वीडियो भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे से संबंधित है। इस वीडियो के माध्यम से हम बेसिक स्ट्रक्चर से जुड़े मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। यह वीडियो GS पेपर 2 के भारतीय राज्य व्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कहा जाता है कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह भारत के लिए सर्वोच्च विधान है। भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति को देखकर और आने वाले समय का अनुमान लगाकर हमारे लिए यह अमूल्य दस्तावेज तैयार किए। देश में अन्य सभी कानून इसी के आधार पर बनाए जाते हैं, जो समय समय पर देश चलाने और देश को संजोने का मार्ग प्रशस्त करता है। भारत विविधताओं से बड़ा देश है, जहां अलग अलग जाति, धर्म, समुदाय, वेशभूषा वाले लोग रहते हैं। ऐसे में देश का संविधान इस विविधता में एकता को दर्शाता है। भारतीय संविधान की एक बड़ी खासियत इसका कठोर के साथ साथ लचीलापन है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम संविधान के संशोधन की संसद की शक्ति और उससे संबंधित मौलिक अधिकार पर छिड़ी बहस पर चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे कि भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचा कैसे चर्चा में आया। इसके अलावा जानेंगे कि वे कौन कौन से प्रमुख वाद हैं जहां भारत के संविधान के आधारभूत ढांचे की बात की गई है। किसी भी देश का संविधान उसकी भूमि का मौलिक कानून होता है। यह खाका एक विशेष समय परिस्थिति में तैयार किया जाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के दौर में बदल रहे सामाजिक आर्थिक परिवेश में कई दफा इस दस्तावेज में परिवर्तन आवश्यक हो जाता है। हर देश के संविधान का एक मूल ढांचा होता है। वह देश की विचारधारा व निर्माण पर आधारित होता है। ऐसे में कई भी संविधानों में कुछ हिस्से में संशोधन में उन्मुक्ति प्राप्त होती है और उन्हें अन्य प्रावधानों की तुलना में विशेष दर्जा दिया जाता है। जब भारतीय संविधान को पहली बार अपनाया गया तो बहस उठी कि क्या संविधान के उन विशेष प्रावधानों को संशोधन करना चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रारंभिक वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद को संविधान में संशोधन करने की पूर्ण शक्ति प्रदान की, जैसा कि शंकरी प्रसाद वाद 1951 और संजय सिंह वाद 1965 मामले में देखा जा सकता है। इसका प्रमुख कारण था कि सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक नेतृत्व में विश्वास दोहराया था, क्योंकि शुरुआती दिनों में स्वतंत्रता सेनानी संसद से ही देश की सेवा कर रहे थे। कुछ समय बाद जब इस प्रकार के संशोधन आम होने लगे, तब प्रश्न उठा कि क्या संसद अनुच्छेद 368 के माध्यम से संविधान के किसी भी भाग में, यहाँ तक कि मौलिक अधिकारों को छीनने तक संशोधन कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने गौर किया कि कई दफा अपने हितों के संरक्षण के लिए भी संविधान में संशोधन किए जाने लगे हैं और बहुमत वाली सरकार यह संशोधन काफी आसानी से कर सकती है। यह भी देखा गया कि सरकार अपने हितों के लिए नागरिकों के मौलिक अधिकार भी छीनने लगी है। ऐसे में 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद अनुच्छेद 368 यानी अपने संशोधन शक्ति के तहत संविधान के मौलिक अधिकारों को छू भी नहीं सकती। इसमें यह भी कहा गया कि यह शक्ति केवल संविधान सभा के पास है। इसके साथ ही न्यायालय ने कहा कि यह प्रावधान अतीत के फैसलों पर लागू नहीं होगा। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर में क्या है किसी देश का संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर या आधारभूत ढांचा। वह प्रमुख वाद जहां संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर की बात सामने आई। साथ ही देखते हैं कि क्या क्या संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल है। बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट पहली बार जर्मनी संविधान में लाया गया और नाजी शासन के बाद इसके बुनियादी कानूनों की रक्षा के लिए इसमें संशोधन किया गया। मूल वाइबर संविधान वहां की संसद को 2/3 बहुमत से संविधान संशोधन की अनुमति देता था। इसका उपयोग हिटलर ने संविधान के स्वरूप को बदलने के लिए किया था। इस अनुभव से सीखते हुए नए जर्मन संविधान में कुछ निश्चित प्रावधान के हेतु संसद के संशोधन शक्ति में पर्याप्त सीमाएं लगाई और इसे ही संविधान का बेसिक लॉ कहा गया। अमेरिका में इसी मूल ढांचे के बेसिक स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। भारत में बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत संसद द्वारा
पारित किसी कानूनों की न्यायिक समीक्षा का आधार बना। भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे के ऊपर कोई भी कानून लागू नहीं किया जा सकता। यह स्पष्ट रूप से पहली बार केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में देखा गया। चलिए देखते हैं केशवानंद भारती मामले का मुख्य बिंदु क्या था। केशवानंद भारती 1961 के केरल के कासरगोड जिले में एडमीर मठ के प्रमुख थे। उन्होंने केरल भूमि सुधार कानून को चुनौती देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अर्जी दाखिल की। इस फैसले की सुनवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने 13 जजों की बेंच गठित की। इस बेंच ने कई मुद्दे पर सहमति असहमति के बाद 7:6 में फैसला सुनाया। यह मामला मुख्य रूप से संविधान के संशोधन में संसद की शक्ति के बारे में था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ मामला 1967 की समीक्षा भी की। इसके साथ ही अदालत ने कई अन्य संशोधनों की संवैधानिक वैधता भी तय कर रही थी। पिछले संशोधनों के बाद संपत्ति के मौलिक अधिकार के रूप में हटा दिया गया था, जिसमें यह भी शामिल था कि संसद की संविधान में संशोधन की शक्ति को अदालत द्वारा समीक्षा नहीं किया जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की बहुत बड़ी शक्ति है। कोर्ट ने यह भी कहा कि संविधान के कुछ हिस्से इतने अंतर्निहित आंतरिक हैं कि संसद भी इन्हें छू नहीं सकती। हालांकि अपने इस निर्णय के बावजूद कि संसद मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती, अदालत ने संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाने वाले संशोधन को बनाए रखा। फैसले में कहा गया कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है जब तक कि वह संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा को प्रभावित न करे। मूल ढांचा संविधान का महत्वपूर्ण भाग है और संविधान के संशोधन की शक्ति संविधान को बनाने की शक्ति से बड़ी नहीं हो सकती। अनुच्छेद 368 के मदद से संसद कितने भी बहुमत के द्वारा संविधान में मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती। इस फैसले में यह भी बात शामिल किया गया कि यदि ऐसा होता है तो सुप्रीम कोर्ट इसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है। इस फैसले में न्यायाधीशों ने बताया कि किसे हम बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत मान सकते हैं। हालांकि उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर की कोई परिभाषा नहीं दी, किंतु कहा गया कि समय समय पर स्पष्ट होगा किसे बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल किया जाएगा। केशवानंद भारती मामले में अलग अलग जजों ने अपनी अलग अलग राय के अनुसार बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत संविधान की सर्वोच्चता, संविधान का गणतांत्रिक व लोकतांत्रिक स्वरूप, संविधान का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप, विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका में शक्ति का पृथकीकरण, संविधान का संघीय रूप, राष्ट्र के एकता व अखंडता, राजनीति का लोकतांत्रिक स्वरूप, संपत्ति, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य को शामिल किया गया। इस जजमेंट में यह भी कहा गया कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बिना संविधान अपने आप में कुछ नहीं होगा। इस फैसले में 13 जजों की पीठ ने 7:6 के बहुमत के साथ यह तय किया कि संसद को संविधान के आधारभूत ढांचे को बदलने से रोका जाना चाहिए। इस फैसले के सारांश में संसद को संविधान के किसी भी प्रावधान को संशोधित करने की शक्ति दी गई, बशर्ते कि इस संशोधन से संविधान के मूल ढांचे को नष्ट न किया जाए। हालांकि यह सर्वोच्च न्यायालय संसद की संशोधन शक्ति की सर्वोच्चता बहाल करके शंकरी प्रसाद मामले के फैसले 1952 की स्थिति में वापस आ गई, किंतु इस फैसले ने न्यायिक समीक्षा की स्थिति को और अधिक मजबूत दिया। बदलते परिवेश के साथ ही हमारे देश की नीतियां और कानूनों में भी बदलाव देखा गया। इसी कड़ी में हम आगे जानेंगे कि आधारभूत ढांचे से जुड़े प्रमुख वाद मामले कौन कौन से थे जो आधारभूत ढांचे से समझ को बेहतर करने में सहायक होंगे। मिर्नवा मिल बनाम भारत संघ मामला 1980 में आया। आधारभूत ढांचे की चर्चा भी उभर कर इसमें आई। सरकार ने बेंगलुरु स्थित मिर्नवा मिल का राष्ट्रीयकरण कर लिया था। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया गया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 के खंड 4 और खंड 5 विधि सम्मत नहीं है, अतः इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। दरअसल इन दोनों खंडों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा न्यायिक समीक्षा की शक्ति समाप्त करने के लिए लाया गया था। इस वाद में यह भी माना गया कि न्यायिक समीक्षा संविधान के मूल ढांचे में शामिल है और संसद संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती।
संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करने वाले संशोधन का न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन किया जा सकता है। इसके बाद वामन राव बनाम भारतीय संघ 1981 मामला आया। न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि आधारभूत ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती केस के निर्णय सुनाए जाने की तिथि के बाद पारित होने वाले संशोधनों पर लागू नहीं होगा। इन संशोधनों व निर्णयों के परिणाम के अनुसार कहा जा सकता है कि मूल अधिकारों का संशोधन किया जा सकता है, किंतु ऐसे सभी मामले में न्यायालय यह विचार करेगा कि क्या मूल अधिकार के संशोधन से संविधान के किसी आधारभूत लक्ष्य के विनाश या क्षय तो नहीं हो रहा है। यदि हाँ, तो वह संशोधन उस सीमा तक अमान्य हो जाएगा। इसके साथ ही आधारभूत लक्षणों के आधार पर केवल उन्हीं अधिनियमों को अमान्य घोषित किया जा सकेगा जो केशवानंद भारती मामले के बाद पारित किए गए हैं। इसके साथ ही एसआर मुंबई बनाम भारत संघ 1994 में एक मामला आया। इसमें कहा गया कि सेकुलरिज्म, लोकतंत्र और संघवाद हमारे संविधान के आधारभूत ढांचे में शामिल है। इसके बाद ऐसे कई अन्य मामले हाल के वर्षों में आए जिसमें आधारभूत ढांचे की बात की गई। यह मामला चाहे आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की हो या नागरिकता संशोधन विधेयक में नागरिकता के आधार को बदलने की हो, इन दोनों ही अधिनियमों को आधारभूत ढांचे के उल्लंघन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। चूंकि आधारभूत ढांचे की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, अतः यह कह पाना बेहद मुश्किल है कि क्या आधारभूत ढांचे में शामिल है और क्या नहीं है। न्यायालय के वक्तव्य के अनुसार भविष्य में आने वाले निर्णय तय करते जाएंगे कि क्या क्या भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे में शामिल किया जाएगा। ऐसे में हम जानेंगे कि आगे की हमारी राह क्या हो। भारतीय न्यायपालिका का आधारभूत ढांचे का सिद्धांत संवैधानिकता के लिए महानतम योगदानों में से एक है। मूल ढांचे के सिद्धांत ने संविधान के सर्वोच्चता बनाए रखने और संसद द्वारा उसके विनाश को रोकने में इसकी सहायता की है। यह घटक संसद की असीमित शक्ति पर एक सीमा के रूप में कार्य कर रहा है। ऐसे में यह लोकतंत्र को अस्थिर करने वाली ताकतों को कम और खत्म करने में सहायक है। आधारभूत ढांचे ने लोकतंत्र के सिद्धांतों को बचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह संविधान के उन मूल आदर्शों को बनाए रखने में मदद करता है जिन्हें संविधान निर्माताओं द्वारा बड़ी सावधानी पूर्वक गठित किया गया था। एक व्यापक रूप से सोचें, यदि संसद संविधान के किसी भी हिस्से को बदलने की ताकत रखती है तो भारत एक अधिनायकवादी राज्य बन जाएगा और देश में एक पक्षीय शासन होगा जिसमें एक प्रभाव यह पड़ेगा कि संविधान अपना अस्तित्व ही खो देगा। उदाहरण के तौर पर आपातकाल के दौरान किए गए संशोधनों से हमारे संविधान के लोकतांत्रिक स्वरूप में काफी चोट पहुंची थी। हालांकि ये काफी अहम है कि संविधान का आधारभूत ढांचा अपने आप में संविधान का मूल है जिसे संविधान की भावना निहित है। यदि न्यायपालिका को संविधान के मूल ढांचे को तय करने का अधिकार दिया गया है तो ऐसे में न्यायपालिका पर और बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। न्यायपालिका अपने इस दायित्व का निर्वहन बिना किसी दबाव के पूर्ण रूप से जनता की भलाई और संविधान की गरिमा को बनाए रखने के लिए करे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो आर्टिकल सीरीज में। थैंक यू।